पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में भौतिकी क्या है उसकी परिभाषा देखे थे, और विज्ञान क्या है वो समझे थे। अब पढ़ना है मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन में इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन ये शुरू में ही दिया हुआ। तो शुरू में देने का क्या कारण है? आखिर मात्रक और मापन को शुरू में ही क्यों पढ़ने के लिए दे दिया? पीछे भी तो दे सकता था विषय के लास्ट में। तो मात्रक और मापन की जरूरत क्या है? पढ़ने की जरूरत क्या है? जरूरत जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव सभ्यता में जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, क्या मापन का महत्व है कि नहीं? कल्पना करो कि मापन वाला सिस्टम नहीं हो, तब क्या होगा? हम लोग इतना जो विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकास हो रहा है, किसका कमाल है? मापन का। मतलब मापन वाला कार्यक्रम इतना मतलब कि प्रचलित, मतलब इम्पोर्टेंट है, उसके बिना मतलब कुछ संभव नहीं है। अब मोबाइल में देखो चिप लगाओ, देखो जितना वो चिप है उतने वो मतलब कैसे मतलब बना दिया है, उतने घुसाने के लिए बनाया, उतना से इधर उधर नहीं होता है। ये किसका कमाल है? मापन का ही तो कमाल है। तो सोचो, दैनिक जीवन में या तो दैनिक जो भी कारोबार हो रहा है, दैनिक गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मापन। इसीलिए मापन को पढ़ना क्या है? जरूरी है। तब हम लोग कोई भी कारोबार होता है, जैसे कि कुछ खरीदने गए तो हम माप के ही खरीदते हैं, बेचने गए तो माप के ही बेचते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा पहनते हैं तो माप के पहनते हैं। अब पहले अगर मापन नहीं होता होगा तो क्या करता होगा? वैसे ये धोती उती लपेट लेता होगा, है कि नहीं? लेकिन अब मापन होगा, पूरा फिट होता है एकदम से, बॉडी के हिसाब से कपड़ा सिलता है। तो इस तरह से देखो, मापन का बहुत मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तो और वैज्ञानिक तो और इसको इतना वैल्यू दे दिया कि सोचो, यहाँ से सैटेलाइट भेज रहा है ऊपर पृथ्वी से अंतरिक्ष में, तो बिना मापने कैसे वो भेज पाता है कि इसको कहाँ जाके इसको रोटेट करवाना है, कहाँ जाके इसको घुमाना है? तो बिना मापने पता चल जाएगा कि सैटेलाइट को कहाँ जाके छोड़ना है कि नहीं? तो इसलिए मापन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भौतिक राशि को अध्ययन करने से पहले किसको जानना जरूरी है? मापन को। भौतिक परिघटना को समझने के लिए क्या जरूरी होगा? पहले तो जब हम भौतिकी में प्राकृतिक घटना को जब अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन करते समय हमको क्या चाहिए? आंकड़ा। जैसे कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो कितनी स्पीड से घूम रही है, ये जानना जरूरी है कि नहीं? और कितनी दूरी है पृथ्वी सूर्य से, ये भी जानना जरूरी है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो घूम रही है तो क्या घूम रही है, सिर्फ कितनी स्पीड से घूम रही है, ये जरूरी है जानना। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या चीज की जरूरत है? एक ऐसे निश्चित एवं माना हुआ एक ऐसी टर्म की जरूरत है जिससे कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि पृथ्वी कोई वस्तु जा रहा है तो स्पीड जा रहा है, हम तो क्या करेंगे? 70 के स्पीड से जा रहा है? नहीं, मतलब कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई वस्तु जा रही है, ऐसे कहेंगे। तब इसमें ये जो चीज लगा क्या है? ये जो घटना घटित हो रही है चलने वाली, तो उसको किस में मापेंगे हम? किलोमीटर पर समय, घंटा मतलब
तो मात्रक हो गया कि जिस साधन से या तो जिस पैमाने से या जिस मानक से हम किसी भी भौतिक परिघटना को मापते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे कि हम लोग गए दुकान, खरीदे आलू, क्या तो आलू दुकान में हम लोग जाकर क्या बोलेंगे कि आलू दीजिए, हैं? कुछ तो बोलिएगा नहीं जी। तो मान लो कि 5 kg, 5 किलो बोला कि आलू दीजिए, कितना? 5 kg। हम लोगों की उम्र, कोई पूछे कि उम्र क्या है किसी की, तो उसमें क्या बोलेगा? कोई बोल सकता है कि 16 वर्ष, है कि नहीं? अगर 16 वर्ष हो तो 16 वर्ष, और जो भी इसका जो भी उम्र हो वो अपना हिसाब से बताएंगे। और मान लो कि बुखार है, क्या बुखार आया, तो इसमें हम लोग डॉक्टर क्या करता है? थर्मामीटर लगा के चेक किया कि कितना इसका बॉडी गर्म है, तो उसको हम लोग माप के पता करते हैं कि कितना बुखार है। तो मान लो कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में नहीं बोलना है। अगर डिग्री सेल्सियस बोल देगा तो पानी उबलने लगेगा तो आदमी को वहाँ गलाइए देगा पकड़ के कि फ़ारेनहाइट होता है। तो मान लो कि ये फ़ारेनहाइट है, क्या बुखार का। और उसी तरह से अगर कोई चीज़ और करना, जैसे कि बिजली, क्या अगर बिजली बिल में देखते हो कि कितना बिजली खपत हुआ, उस हिसाब से हम लोग को बिल भरना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। मान लो कि 1 महीना में 70 वाट बिजली खपत किया। मान लो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो लंबाई, अगर किसी की लंबाई मापना हो, क्या लंबाई अगर मापना हो, कमरे की लंबाई या तो सड़क की लंबाई, किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग दैनिक जीवन में ये सब देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो ये तो समझ रहे हैं कि ये नंबर है, 5, 16, 101, 70, 5, ये तो नंबर है, ठीक है। लेकिन इधर जो है ये क्या है? क्या इसमें है ना, ये क्या है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक। समझे? इसी को बोलते हैं मात्रक। तो मात्रक के आगे क्या जुड़ा होना चाहिए? संख्या। मात्रक के आगे जुड़ा होना चाहिए संख्या। जैसे कि 5 किलोमीटर, 16 वर्ष, ये 5 kg, किलोग्राम। तो इस तरह से मात्रक के आगे हमेशा क्या रहता है? संख्या होता है। अब जैसे कि ये है, तो केजी किसको माप रहा है? आलू को। तो आलू का क्या माप रहा है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोलाई, उसका वजन माप रहा है ना, मतलब कि द्रव्यमान, द्रव्यमान मापा जा रहा है। और ये देखो वर्ष, ये किसको माप रहा है? समय को मापा जा रहा है। और ये ताप को, बॉडी के ताप को माप रहा है। और ये किसको माप रहा है? वाट, विद्युत शक्ति की। बिजली किसको बोलते हैं? विद्युत न है, तो विद्युत शक्ति को। अब ये किलोमीटर देखो, ये किसको?
लंबाई, दूरी बोलो या लंबाई बोलो, लंबाई को। तब देख रहे हैं ये तो संख्या है, ये मात्रक है, लेकिन इसको क्या कहेंगे जिसको मापा जा रहा है? तो मात्रक किसको माप रहा है? भौतिक राशि को। भौतिक राशि, भौतिक मतलब क्या? जिसे देखें, समझें और महसूस करें, वही है भौतिक राशि। जैसे कि द्रव्यमान महसूस करते हैं ना, और समय हो गया, ताप, विद्युत शक्ति, सब क्या है? भौतिक राशि है। तो ये मात्रक का एक मतलब समझ है कि मात्रक क्या है। अब देखो मात्रक है, इसको देख लीजिए, किसी भी भौतिक राशि को जिस पैमाने से हम लोग मापते हैं वह मात्रक है। अब देखते हैं कि मात्रक आखिर है तो कितने प्रकार के होंगे। जैसे कि भौतिक राशि, प्रकृति में भौतिक राशि की संख्या क्या है? बहुत है। भौतिक राशि की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मात्रक की आवश्यकता भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आखिर मात्रक है तो कितने हैं और कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये बात है। तो मात्रक किस पर डिपेंड करेगा? भौतिक राशि पर ना। तो क्योंकि ये भौतिक राशि को ही मापने का काम कर रहे हैं, तो भौतिक राशि देख लेते हैं कितने प्रकार के हैं। क्या? तो भौतिक राशि एक हो गया मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, और दूसरा व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो ये है भौतिक राशि दो प्रकार के हैं, एक मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि किसको कहेंगे और व्युत्पन्न भौतिक राशि किसको कहेंगे? तो प्रकृति में भौतिक राशि की संख्या बहुत अधिक है, तो उसमें से क्या है कि एक दूसरे से सब क्या है? संबंधित है, परस्पर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। कैसे? तो कुछ जो है भौतिक राशि जो फंडामेंटल है, मूल है, मतलब उसी से और सारी भौतिक राशियां क्या है? बनी है। जैसे कि समय ले लो, समय बीतते जा रहा है, चल रहा है, ये किसी पर डिपेंड है? चल रहा है, तो ये क्या कहेंगे? इसको मूल राशि है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब क्या है? मूल राशि है, क्योंकि ये द्रव्यमान किसी पर डिपेंड है। मान ले समय चलना रुक जाएगा तो द्रव्यमान घट जाएगा कि? ऐसी तो बात है नहीं। तो मूल मतलब समझो वही कि जड़, कि जितना भी घटना घटित हो रहा है उसका जो सुपर पावर है, मतलब जो जड़ है, वो क्या है? मूल है, मतलब उसी पर डिपेंड करेगा। तो वैसे भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करता हो उसको बोलेंगे मूल भौतिक राशि, और वैसे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता हो या तो मूल भौतिक राशि के संयोजन से बनती हो, उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे कि ये चाल वाला लो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो देखो ये चलना एक भौतिक राशि हुआ, भौतिक राशि है ना। तो ये जो चलना है तो इसमें क्या क्या घटना घटित हो रही है? दूरी वाली, और समय बीत रहा है तो दूरी में चेंज आ रहा है। तो
सोचो तो बोलिए, ये जो चलने का जो घटना घटित हो रही है इस पर डिपेंड कर रहा है। दूरी चेंज हो रहा है और ये समय चेंज हो रहा है। तो सोचो, ये भी भौतिक राशि है, ये भी भौतिक राशि है और ये भी भौतिक राशि है, लेकिन तीनों में देखो क्या फर्क है कि ये जो समय है ये किसी पर डिपेंड नहीं है और ये दूरी भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये चाल देखो, चाल कब कहेंगे, जब तक कि दूरी में बदलाव नहीं आएगा तब तक चाल हम कह ही नहीं सकते। अब यहीं खड़े रहेंगे तो चाल कहेंगे, जब हम इसे घसकेंगे तो दूरी चेंज हो जाएगा, दूरी बदल जाएगा, मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि चाल मतलब शुरू चलने लगा है। और समय के अनुसार भी चेंज होगा। तो इस तरह से तो ये हो गया क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और ये क्या है, मूल भौतिक राशि। मूल मतलब जड़, मास्टरमाइंड, इसी से जो भी घटना घटित हो रही है इसी से संबंधित है सब। तो इस तरह से हो गया। अब देखो, भौतिक राशि दो प्रकार हो गए। तो जब भौतिक राशि दो प्रकार के हो गए तब तो ऑटोमेटिक है कि मात्रक भी दो प्रकार के होना चाहिए। तो जो भौतिक राशि को मापे क्या, मात्रक हो गया, और जो मूल भौतिक राशि को मापेगा तो क्या कहलाएगा, मूल मात्रक। और जो व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापे उसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। इस सब को अगर एक साथ बोले, इसको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को, तो इसको कह देते हैं क्या, मात्रकों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को एक साथ मिला के अगर बोले तो उसको कहेंगे मात्रकों की प्रणाली। तो जो मूल भौतिक राशि को मापे वो मूल मात्रक और व्युत्पन्न भौतिक को राशि व्युत्पन्न मात्रक। इसमें भी वही होगा। तो जो मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक किसके संयोजन से बनेगा, मूल मात्रक से। तो साइंटिस्ट सब क्या किया है कि मूल मात्रक को पहचान के उसका नामकरण कर दिया है और उसका जो मात्रक है उसको चिन्हित कर दिया गया है, सिंबॉलिक। और क्या किया है, उसी के संयोजन से अन्य व्युत्पन्न मात्रक को क्या किया है, डिराइव किया है। ये क्या है, इसको समझना है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की प्रणाली तो समझते हैं कि मात्रक का जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक है वो सब का समझना है, तो उसको बोलते हैं मात्रक प्रणाली। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यहाँ घुसा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो गया क्या, पूरे विश्व में जितने भी मानव सभ्यता क्या है, देशों में बटे हुए हैं। पृथ्वी पर मानव सभ्यता किसमें बटे हुए हैं, देश में, राज्य में, इस तरह से महाद्वीप में बटे हुए हैं। तो उस सबको अगर एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय। अलग सभी देशों को मिला के काम चलेगा इसमें। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या होगा कि मात्रकों की ऐसे प्रणाली होना चाहिए जो पूरे विश्व में क्या हो, मान्यता हो, यानी कि विश्व के सभी देश उसको माने, उस मात्रक को माने। जैसे कि मान लो कि लंबाई
दूरी दूरी को मापना है, जैसे कि लंबाई, तो लंबाई मापने के लिए क्या है, मीटर। तो ये जो लंबाई का मापने का जो मात्रक मीटर है, ये पूरे देश, पूरे विश्व इसको क्या करेगा, मीटर ही लिखेगा, मीटर में ही मापेगा। वैज्ञानिक खासकर किसमें लिखेंगे, मीटर में। कोई भी दूरी अगर मापेंगे, दूरी का आंकड़ा अगर बनाना हो तो किस में बनाएंगे, मीटर में। उसी तरह द्रव्यमान का है किलोग्राम, तो वो सभी देश क्या करेंगे, किलोग्राम मानेंगे। तो ये हुआ मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मतलब कि ऐसे मात्रक जो कि पूरे विश्व में लागू हो। तो कुछ समय पहले तक, क्योंकि पहले तो उतना ग्लोबलाइजेशन हो नहीं रहा था। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, कि एक देश से दूसरे देश से संबंधित होना, व्यापार करना। पहले तो ऐसा प्राचीन काल से मध्यकाल में उतना तो व्यापक रूप से नहीं होता था। अब ने मतलब टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है बहुत ज़्यादा, संचार सुविधा बहुत मतलब दुरुस्त हो रहा है, परिवहन व्यवस्था देखो, एरोप्लेन हो गया, तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम लोगों को ऐसे मात्रकों की प्रणाली होनी चाहिए जो सभी देश उसको माने, ताकि इधर उधर मतलब आदान प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे अब मान लीजिए जो कोई देश पाउंड में मापा, अब इंडिया वाला उसको पढ़ रहा है, वो इंडिया वाला जानता है कि हम किलोमीटर में देखेंगे, तो पाउंड को किलोमीटर में चेंज करेगा तब भी उसको देख पाएगा, तो बहुत दिक्कत होगा वैसे में। तो इसलिए एक सहमति बनी कि नहीं, सब मिल के एक मात्रक को बनाएंगे और उसी को सब फॉलो करेंगे, उसी को मानेंगे। जैसे कि अब देखो, ये तो हो गया। तो कुछ समय पहले तक जो जो देश अलग अलग अपना मात्रक प्रणाली को मानते थे, वो था लंबाई को मापते थे और दूरी, द्रव्यमान को, ये मूल भौतिक राशि है, और समय को, ये देखो माप रहे थे कुछ समय पहले, जिस समय की मात्रकों अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिस समय कुछ नहीं आया था। तो जो अलग अलग देश मान रहे थे अपना हिसाब से अलग अलग प्रणाली, उसमें से था सीजीएस प्रणाली, और क्या था एफपीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली नहीं विकास हुआ था, उस समय उससे पहले ये जो मुख्य रूप से ये तीन वो सिस्टम है, यही ज़्यादा सब लोग अलग अलग देश अपना हिसाब से इस तीनों को मानते थे। तो 1971 में एक संस्था बनी और उसमें डिसाइड किया गया कि मात्रकों की एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो पूरे विश्व में लागू हो और सभी देश उसको माने। तो उसमें से कहा गया 1971 में, 1971 ईस्वी में एक संस्था बनी और 1971 तक मतलब वो जो पुराना वाला था उसके स्थान पर क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली लाया। तो 1971 के बाद इसका विकास हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का। तो संकेत में इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। और ये जो इसके लिए जो योजना बना और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का दायित्व दिया गया किसको, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, ये हुआ। तो एक संस्था बनाया और इस सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय एसआई सिस्टम में किस भौतिक राशि को किस मात्रक से मापना है, कौन डिसाइड करेगा? ये अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, इसको बोलते हैं BIPN शॉर्ट में। यही संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को रेगुलेट करती है, यही रेगुलेट करती है। और इसी के द्वारा 7 मूल मात्रकों को विकसित किया गया है और पहचाना गया है, और उसी 7 से क्या करेगा, अन्य भौतिक राशि और उनके व्युत्पन्न मात्रकों को डिराइव किया जाता है। तो वो 7 मूल मात्रक कौन है, वो देख लेते हैं। ऐसा इस सिस्टम की राशि एवं उनके मात्रक। तो पहला है लंबाई, ये है। और इसमें किसको मापते हैं मोल में? परमाणु का द्रव्यमान। क्या परमाणु हो गया, अणु हो गया, छोटा छोटा कण, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, संख्या क्या, ये सबको मापते हैं, अणु परमाणु को। ये हो गया। तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, इसका सिंबल है m, द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, और समय को सेकेंड में मापते हैं, और स्मॉल एस से संकेत है उसका। अब विद्युत धारा एम्पियर, उसका सिंबल ए, उष्मागतिकता केल्विन में मापते हैं, उसका सिंबल के है। पदार्थ की मात्रा मोल है। और इसमें क्या करते हैं कि परमाणु और अणु, मतलब छोटे छोटे कण को, सूक्ष्म कण को ही इसमें मापते हैं। और ज्योति तीव्रता हो गया कैंडेला मतलब तो समझता होगा ये, ज्योति तीव्रता मतलब चमक, जैसे कि बिजली चमकती है तो उस चमक को किस में मापेंगे? कैंडेला में। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में ये मूल मात्रक है, और ये नहीं, ये मूल भौतिक राशि है, और ये मूल मात्रक है, और इसका ये सिंबल है। और यही 7 से हम लोग जितने भी अन्य भौतिक राशि के बारे में आगे हम लोग समझेंगे, उसको यही 7 से क्या करेंगे, इसी 7 के संयोजन से बनाते जाएंगे। तो ये होगा। और इसके अलावे और भी 2 मूल मात्रक है, उसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं पूरक कोण। इसका मात्रक क्या है? रेडियन है, स्टेरेडियन। और इसका सिंबल क्या है? एस आर। ऐसा। अब इसको समझो कि समतल कोण क्या है और घन कोण क्या है। तो समतल कोण, जैसे कि हम लोग एक वृत्त तो देखने किए हैं कि इस वृत्त में एक केंद्र होता है, और केंद्र से ये जो परिधि है कि दूरी क्या होता है? बराबर होता है। तो मान लो कि ये चाप, इसको इतना लेते हैं और इसको त्रिज्या से मिला दो, कि यहाँ जो कोण बना थीटा, इसी को क्या कहते हैं? समतल कोण। इसी को बोलते हैं समतल कोण। और ये त्रिज्या हो गया क्या, और इसको क्या, ये चाप में है, तो मान लो कि ये डी है। तो इसका तो फॉर्मूला जानते ही हो, क्या होता है? डी बराबर क्या?
थीटा आर। ये अगर कोई वृत्त के चाप से केंद्र पर जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण। अब सॉलिड कोण देखो, सॉलिड कोण वही खाने वाला, याद करो, झालमुड़ी और क्या, झालमुड़ी हो गया और क्या, गुल्फी। वो जो इस टाइप का नहीं बना हुआ रहता गोल शंकु आकार का, ये वाला इस तरह से है ना। तो यहाँ जो कोण बना हुआ है ना उसी को बोलते हैं घन कोण। समझ में आया? तो घन कोण का क्या होता है फॉर्मूला, कि मान लो वो तो गोल नहीं रहता है, तो गोल वो तो हो गया ठीक है, लेकिन कोई भी शेप में रहेगा और अगर यहाँ उसका एंगल बन रहा है इस तरह से, इस तरह से एंगल अगर बना रहा है यहाँ, तो इसी को बोलते हैं क्या, थीटा। ये इसको डी ओम से सूचित करते हैं। तो यहाँ जो कोण बन रहा है ना उसको बोलेंगे घन कोण। और ये दूरी है, ये भी आर है, और ये एरिया है। वहाँ तो कोई एरिया नहीं था, वहाँ क्या था, लंबाई, सिर्फ ये चाप की लंबाई। लेकिन यहाँ क्या है, समतल कोण में एरिया है, क्षेत्रफल। तो इसका होगा फॉर्मूला डी ओम बराबर एरिया ना, एरिया बटे आर स्क्वायर, ये होता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल मात्रक और ये 2 पूरक कोण, जिसमें कि समतल कोण को रेडियन में मापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में। और घन कोण क्या है उसको हम लोग देख ही लिए हैं, और समतल कोण कैसे बनता है उसको भी देख लिए। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का ये बेसिक है। बाकी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और व्युत्पन्न राशि से मुलाकात होती जाएगी, इसके संयोजन से उसको बनाते जाएंगे। ठीक है।